तो 70 साल की रशीदा बी ने बोला कि जब वो बुलडोज करने आए तो मैं अफ्तार की तैयारी कर रही थी। मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए मुझे बाहर ले गए और जब मैंने उनसे बोला कि मुझे बस अफ्तार के लिए थोड़ा पानी और खजूर लेने दो, वो नहीं माने। जब मैंने बोला मुझे अपने घर से कुरान शरीफ लेने दो, वो नहीं माने और खींचते हुए धक्का देते हुए उसका घर बुलडोज कर दिया। बोला कि जब मैंने पुलिस वालों से गुजारिश की कि मुझे गर्मी में अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पानी बस ले लेने दो, तो उन्होंने इतनी जोर से मारा कि मैं 3 घंटे बेहोश रही। उसी अप्रैल में मैं जब संधवा गया तो 70 साल की रशीदा बी ने बोला कि जब वो बुलडोज करने आए तो मैं अफ्तार की तैयारी कर रही थी। मेरा हाथ पकड़ के, आज का बुलडोजर मेरे घर को तोड़ने नहीं आता, आज का बुलडोजर मेरी ज़बान खामोश करने आता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो के दुश्मन को भी तुम मात करो हो। और दामन पे कोई छींक न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उन शहीदों को याद करते हुए। आज जो दो लोग आसाम में इस बरसात के मौसम में अपनी छत बचाने की जद्दोजहद में पुलिसिया जुल्म के शिकार हुए और शहीद हुए। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ शहीद मोइन अहमद के नाम से, मोइनुल हक के नाम से। आज से 3 साल पहले हम सब ने देखा कि एक अपने घर बचाने की जद्दोजहद में कैसे एक जालिमाना तरीके से उनको शहीद किया गया और एक बहुत ही बेशर्मी और वहशियाना तरीके से उसकी लाश पे भी उसकी बेहुरमती की गई। आज से ठीक 2 साल पहले 16th यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में मैं जिनेवा में था और डेमोलिशन के मुद्दे पे मेरी एक स्पीच थी, कन्वर्सेशन थी यूनाइटेड नेशंस में। उसमें मैंने डेमोलिशन और ख़ास के असम में जो हो रहा फोर्सफुल इविक्शन है उस पर बात की। उसके बाद कई सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस उसके साथ मुलाकात और बातों का सिलसिला लगभग 2 साल से है। पिछले 2 साल से दर्जनों यूएस की ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता हूँ, हम मॉब लिंचिंग, क्रिमिनल वायलेंस और डिमोलिशन के शिकार हुए मुसलमानों के तालीम के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके रिसेटलमेंट के लिए काम करते हैं। मुझसे पहले जिन स्पीकर्स ने बातें रखी हैं, इनफैक्ट उन्होंने बहुत बड़ा डोमेन कवर कर लिया। एक चीज़ जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, वो ये है कि डेमोलिशन के सही मसले को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आज डेमोलिशन का मकसद इलीगैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए को बर्बाद करना नहीं है। आज का बुलडोज़र मेरे घर को तोड़ने नहीं आता, आज का बुलडोज़र मेरी ज़बान खामोश करने आता है। The bulldozer justice today is not checking the legality of the structure. It is against what I believe. It is against what I eat. It is against what I wear. It is against what I practice. So आज का बुलडोजर डिमोलिशन नहीं है, एक ह्यूमिलिएशन है जिसको समझने की ज़रूरत है। 2022 में मैं जब खारगोन गया तो रोशनी बी एक 25 साल की औरत है जिसने मुझे बताया कि जब उसका घर बुलडोज करने लोग आए तो वो दोपहर था और अप्रैल की गर्मी, खारगोन की, चूँकि मैं वहाँ गया था, वो ऐसी है कि मानो कि सूरज और ज़मीन के बीच में खारगोन की जगह में हो, बहुत बेतहाशा शदीद गर्मी रहती है। उसने बोला कि जब मैंने पुलिस वालों से गुजारिश की कि मुझे गर्मी में अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पानी बस ले लेने दो, तो उन्होंने इतनी ज़ोर से मारा कि मैं 3 घंटे बेहोश रही। उसी अप्रैल में मैं जब संधवा गया तो 70 साल की रशीदा बी ने बोला कि जब वो बुलडोज करने आए तो मैं अफ्तार की तैयारी कर रही थी। मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए मुझे बाहर ले गए और जब मैंने उनसे बोला कि मुझे बस अफ्तार के लिए थोड़ा पानी और खजूर लेने दो, वो नहीं माने। जब मैंने बोला मुझे अपने घर से कुरान शरीफ लेने दो, वो नहीं माने और खींचते हुए, धक्का देते हुए उसका घर बुलडोज कर दिया। उसी संधवा में मैं एक आदमी से मिला जिसने बोला कि आसिफ भाई, जब ये बुलडोज करने वाले लोग मेरे घर पे आए तो मेरी बेटी नहा रही थी। 17 साल की लड़की को कपड़ा पहनने का मौका नहीं दिया, उसको दरवाजा तोड़ के खींच के बाहर निकाला। ये कहाँ का बुलडोजर है? उसी संधवा में राशिदा बी का जब घर तोड़ा गया और ऐसे तमाम लोग का घर तोड़ा गया, तो ये एक नफरत जो है वो साफ आपको दिखती है।
तो जब हम बुलडोज़र की बात करते हैं तो हम एक कोर मुद्दे से उस पर डिस्कशन नहीं करते। कोर मुद्दा एक नफरत है, एक ह्यूमिलेशन है, एक आइडियोलॉजी है। कभी भी इस मुल्क में जितने बुलडोज़र 5 सालों से हुए हैं उसका मकसद लीगैलिटी और इलीगैलिटी में नहीं है। हमने पहले भी सुना, ऑनरेबल आमसू के प्रेसिडेंट ने भी बताया किस तरह से चीफ मिनिस्टर झूठ बोलता है असम में और वो अपनी बातें बदलता है दिल्ली में। जिसको कोई रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जिसको कोई रिस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ का नहीं है, आज वो चीफ मिनिस्टर है। मुझसे शुरू के स्पीकर्स ने एक बात कोट की थी, बहुत अच्छी जर्मन फिलोसफर है हाना आरेंट। उन्होंने उसकी बात की तो हाना आरेंट की एक चीज़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि जब आपको इस वजह से मारा जाए कि आप यहूदी हैं तो लड़ते हुए कहिए कि हाँ हम यहूदी हैं। When you are being troubled because of your identity as a Jew, you fight like a Jew. You don't fight like an upholder of constitution, or you don't fight like I am part of civil society. आज अगर मुसलमानों का घर बुलडोज हो रहा है तो ज़रूरत है कि हम बोले कि हमारा घर इसलिए बुलडोज हो रहा है क्योंकि हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी से आपको परेशानी है। और जब तक हम ये नहीं बोलेंगे तब तक हम उसके मूल, उसके रूट कॉज पे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्त कम है। आज जो मायूसी मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूँ, आज से ठीक 6 साल पहले त्रिपाठी साहब यही हैं, हमारे प्रोफेसर थे IT में। 2019 में मैं एक रिसर्च स्कॉलर था IT दिल्ली में, और एक सेम मायूसी दिसंबर 8 से लेकर दिसंबर 14 तक हम सब ने देखा 2019 में कि कैसे असम के NRC को बान बना के एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पे NRC और CA करने का उन्होंने प्लान किया। एक मायूसी थी, एक गुस्सा था, एक होपलेसनेस थी जो आज आपकी आंखों में है, 6 साल पहले हमारे आंखों में थी। मैं और मेरे दोस्त शहीद इमाम जब स्टेज पे खड़े हुए, शाहीन बाग में सड़क पे खड़े हुए, तो हमने बोला कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई बाहर से नहीं है। हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम एक रियल वे में फाइट नहीं कर पाएंगे। असम का मुद्दा असम का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे मुल्क का मुद्दा है। जब कश्मीर को ट्रबल किया तो कुछ एक कश्मीर के बहुत बड़े एक्टिविस्ट उन्होंने बोला था कि व्हाट यू वांट इज इंडियनाइजेशन ऑफ कश्मीर, व्हाट यू विल सी इज कश्मीराइजेशन ऑफ इंडिया। आज असम को जब ट्रबल कर रहे हैं तो वो असम में इंडियन वर्सेस बांग्लादेश कर रहे हैं। ये लड़ाई आप देखिए कितनी जल्दी बिहार में आ गई, और आने वाले दिनों में अगर हम इसके लिए खड़े नहीं हुए, इसके लिए लड़े नहीं, तो ये पूरे मुल्क में लागू होगा ये नफरत। तो इसको लड़ने के लिए एक लंबी जद्दोजहद है, लंबी लड़ाई है, हम उसके लिए तैयार हैं। शाहीन बाग में जब हम खड़े हुए तो हमारे साथ कोई नहीं था, लेकिन हमारे साथ एक हिम्मत थी कि हम दूसरे के कंधे पे सर नहीं ढूंढेंगे। हमको लड़ना है, हम खुद लड़ेंगे। हम मोहल्ले में, पड़ोस में हम भगत सिंह नहीं ढूंढेंगे, हम भगत सिंह बनेंगे, हम लड़ेंगे। और हम लड़े। 102 दिन का पूरा संघर्ष इसी वजह से हुआ क्योंकि हमें किसी के कंधे की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये बात सही है कि एक सिविल सोसाइटी में हमें सबको एक दूसरे की जरूरत है, हम साथ खड़े होंगे, लेकिन ह्यूमिलेट होके नहीं, फाइटर्स होके, लीडर्स होके, कलेक्टिव होके। आमसू जो काम कर रही है वो आमसू असम के लिए नहीं कर रही है, आमसू पूरे हिंदुस्तान के लोग के लिए कर रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। और मेरा वादा है आपसे, आने वाले दिनों में हम जैसे सैकड़ों दिल्ली के सिविल सोसाइटी लोगों से आपको जो ज़रूरत हो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हम शान बशान आपके साथ खड़े हैं। दिल्ली से लेके आसाम की सड़कों तक हम आके सब लड़ने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह कलेक्टिव होके लड़ेंगे। एक शेर है कि हमारे पाँव उल्टे थे, फ़कत चलने से क्या होगा। हमारे पाँव उल्टे थे, फ़कत चलने से क्या होता। बहुत आगे चले लेकिन बहुत पीछे निकल गए। तो जब तक पाँव सीधा नहीं करेंगे, आप लाख चल लें। तस्लीम रहमानी साहब ने मुझसे पहले बोला कि 70 साल क्या 700 साल भी आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम पहले अपने पाँव सीधे करें, अपनी आइडियाज़ को सही करें, इंशाल्लाह मिलकर